जब दादी अपनी कहानी सुना रहे हैं तो वो एक पूरी दूसरी दुनिया है ना, कि कैसे शादी ब्याह हो रहा है, कैसे लड़के की खुजाई हो रही है, ढूंढाई हो रही है। तो वो सब ब्यौरे आपने सुन रखे थे बुजुर्गों से, क्योंकि वो बड़े बहुत दिलचस्प हैं कि साहब लड़का देखना है, पर लड़का तो BHU में है, पर पहलवानी करता है तो शाम को आएगा तो दूर से दिखा दिया जाए कि ये शर्मा जी हैं। लड़के आइडेंटिफाई कैसे होने, उस उम्र में 20 बरस की उम्र में ब्याह हो रहा है, फिर दहेज को लेके चक्कर। वो सब सुना है हमने, सब अपनी माँ से सुना। जिसमें चाचा आग बबूला होके एक दुनिया को पीट रहे हैं, जिसको रजाई में रुई भरनी थी, लेट आया वो, दूसरे दिन आया। तो मौसी कहती हैं, अरे उसको मौत के घाट उतार देंगे क्या, जात का दुनिया है, अगर मर गया तो प्रायश्चित में मुसलमान पूजना पड़ेगा, जानते नहीं क्या। ऐसी कोई मान्यता है? हाँ थी, एकदम थी, बाकायदा। वाकई जॉर्ज पंचम आए थे? हाँ, सत्य कहानी है। बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जी, उसी के बगल में उनका कैंप लगा था। और आज ये सब सेव द टाइगर कैंपेन वगैरह सुनते हैं ना, 120 बाघ मारे गए थे जॉर्ज पंचम के उसमें। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। और वो पहले ही बैच है, राजकुमार, सनी हिंदुजा, जयदीप राजकुमार वगैरह दूसरे बैच के थे, 5 बैच के थे। वो 5 बैच के थे। पुणे में था ही, तभी ये लोग निकल करके यारी रोड और उन सब जगहों पर रहने लगे थे। तो कभी कभार 1-2 बार गया मैं उधर, किसी के घर रहा। घर उनका क्या होता था कि आप बाथरूम में बैठिए तो अखबार खोलने की भी जगह नहीं होती थी। राजकुमार राव कोई बन जाता है तब उसके साथ के और लोग जो थे उसके बारे में कोई नहीं जानने की कोशिश करता है। लेकिन वो है दुनिया बहुत कठिन। दूरदर्शन के DG रहे हैं आप? जी जी। वो भी एक समानांतर और अलग ही दुनिया है। हाँ, एकदम अलग दुनिया, एकदम अलग दुनिया। प्रोग्राम की कमीशनिंग से लेके और सब तरह के प्रेशर ग्रुप, सब तरह की पॉलिटिक्स, करप्शन। सरकारें गिना देती हैं कि पैसा नहीं है इसलिए परमानेंट नौकरियां नहीं, या डाउनसाइज करना है। आप तो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। ये सरकारों के तर्क कितने दुरुस्त होते हैं? वित्तीय अनुशासन की कमी है, प्रबंधन की कमी है, या पॉलिटिकल विल की कमी है, या झूठ बोल दिया जाता है कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी, नहीं दी जाती? मैनेजमेंट क्या गड़बड़ कहाँ है? देखिए, सत्य तो अंशतः दोनों तरफ है। ये एक देहरी की कहानी है, जिसके पार एक दुनिया थी जो धीमे धीमे ध्वस्त हो रही थी, क्योंकि प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। और इस कहानी को उस देहरी के भीतर ओसारे में रहने वाले किसी इंसान ने हूबहू नहीं सुनाया। इसे सुनाया एक श्वान ने, एक कुत्ते ने। ये कहानी कई पीढ़ियों की है। ये कहानी घर बनाने, बसाने, बचाने और फिर नए सिरे से नक्शे पर किसी नए बिंदु पर घर जैसा कुछ खोजने की है। ये कहानी पीढ़ियों के टकराव की है और उन पीढ़ियों की गंभीर कोशिशों की भी है कि वो तमाम किंतु परंतु के बावजूद एक दूसरे को समझें। इसमें कोई किरदार आपको कभी क्रूर नज़र आ सकता है, लेकिन वही किरदार जब अपनी भतीजी की विदाई कर रहा होता है तो फूट फूट कर रोता भी है। इसमें श्वान है, जैसा कि जिक्र किया, और वही कहीं कहीं कथा के नायक और प्रायः सब जगह कथा के वाचक हैं। ये दादी की डायरी की कहानी है जो उन्होंने टीपू के इसरार पर लिखी, और इसमें दादी भी अपने बचपन के पहले तक चली गई थी, यानी कथा का विस्तार कुछ सदियों का है। इस कहानी में अंग्रेज़ हैं, देहरी के बाहर होती गिरफ्तारियां हैं, भारत छोड़ो आंदोलन है, उससे भी पहले जॉर्ज पंचम की अगवानी है, और उस अगवानी के लिए 3 किलोमीटर तक बिछाई गई रेड कारपेट है। इसमें नाचने वालियां हैं, इसमें सजाएं हैं, इसमें सबक हैं, इसमें वो सहमी हुई एंट्रीज भी हैं जिसमें शादी होने के ठीक पहले बारात की अफवाह के चलते एक ख़ास किस्म का दर्शन होता है। और क्या है? और है इसमें नाराज़गियाँ, अपनों से और अपने कुत्तों से, और फिर कुत्तों की नाराज़गियाँ। ये सब आख्यान है इस कमाल की किताब में, जिसका नाम है माधोपुर का घर। नमस्कार,
मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला का एक और एपिसोड है जिसमें इस बार की किताब माधोपुर का घर, जिसे राजकमल पेपरबैक से पब्लिश किया गया है, इस पर बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं त्रिपुरारी शरण जी, इस उपन्यास के लेखक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप 1985 बैच के बिहार काडर के आईएएस अधिकारी। खूब व्यस्तताएं होती हैं बतौर प्रशासनिक अधिकारी, और जिस तरीके के आपके पास पद रहे, आप एफटीआई में रहे, आप दूरदर्शन में रहे, एनएसडी भी मेरे ख्याल से कुछ वक्त संभाला, उसके गवर्निंग बोर्ड में थे, गवर्निंग बोर्ड में थे, और फिर बिहार सरकार में भी चीफ सेक्रेटरी रहे। तो उन सब के बीच ये उपन्यास लिखने की योजना कैसे बनी? लिखने का तो मन करता ही रहता था बराबर। कुछ अपने छात्र जीवन के दौरान और नौकरी के दौरान भी कुछ न कुछ कभी न कभी लिखते रहते थे, लेकिन एक एम्बिशन था कि कहानी, लंबी कहानी, एक उपन्यास लिखना है। और मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो और थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का ज्ञान है। तो मुझे लगा कि हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अछूती हैं अभी भी हिंदी साहित्य से। और ठीक है, दर्शन और लेखन दोनों के बीच में कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं लेखक, ये उनका अपना नज़रिया होता है। लेकिन मुझे लगता है कि विश्लेषणात्मक जो तरीका है वो उसमें अभी भी हिंदी साहित्य में जो अभी दौर चल रहा है पिछले 3-4 दशकों से, उसमें वो परिपक्वता आई नहीं है जिसमें कि आप अन्य विषयों से, अन्य स्रोतों से जो विश्लेषणात्मक सूत्र होते हैं उनका उपयोग करते हुए अपना उपन्यास लिखें या अपनी कहानी लिखें। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरा अपना ज्ञान सीमित हो, हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीमित है, लेकिन सीमित तो है ही। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, उसका उपयोग करते हुए कुछ ऐसी चीज़ लिखूं जिसका कोई मूल्य हो सके। यही मूल जो अवधारणा थी वो तो यही थी। मुझे ये पूरा उपन्यास बहुत ही आत्मकथा से प्रेरित लगा। मुझे ऐसा लगा कि त्रिपुरारी शरण जी ने जो कुछ देखा है, ख़ास तौर पर अपनों के ऊपर घटता हुआ या सुना है, तो उसको एक आख्यान में रचने की कोशिश की गई है। और मैं तो सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच गया कि ये जो टीपू का किरदार आता है वो भी त्रिपुरारी शरण का शॉर्ट फॉर्म है। ये सही बात है? देखिए, उपन्यास है तो आधिकारिक तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि सारा कुछ काल्पनिक है इसमें। लेकिन आप बड़े बड़े लोगों से भी करेंगे, लेखकों से बात करेंगे, तो यह भी एक स्थापित मान्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसमें उसका आत्मकथ्य कहीं न कहीं से लुढ़कते हुए ज़रूर पहुंच जाता है, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो। अब उसको डिकोड करने की बात है कि कहाँ वो है, उसमें कहाँ है, ये अलग बात है। लेकिन हम अपने से पूरी तरह से अलग किसी कथ्य को लिखते नहीं हैं। ये एक सत्य है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसमें हमारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आत्मकथ्य, लेकिन हमारा अपना कुछ तो उसमें ज़रूर जाता है, घुस जाता है उसमें। तो अब टीपू, मैं तो यही कहूँगा काल्पनिक है, लेकिन आपके इनकार में पर्याप्त वजन नहीं है, पर वो इस बातचीत का विषय भी नहीं है। ये विचार कैसे आया कि मैं कुत्तों के ज़रिए लेडी के बारे में जो अल्सेशियन आया, या लोरा के ज़रिए ये कहानी कहूँ? देखिए, ये एक ऐसी दुनिया है जिससे मेरी बहुत पुरानी वाक़फ़ियत रही है।
हमारे घर में, जैसा कि आप इस उपन्यास से पता भी कर सकते हैं, हमारे घर में मेरे पिताजी से शुरू करके मेरे जनरेशन में भी, मैं, मेरी पत्नी, हम सब लोगों के लिए कुत्ते जो हैं, उसको घर में कुत्ता नहीं कह सकते आप, वो इंटरचेंजेबल हैं। मतलब वो हमारी तरह बिहेव करते हैं, हम जानते हैं वो क्या चाहता है, हम उसकी बोली, उसकी भाषा, उसकी भाव भंगिमा को समझते हैं। तो ये वो पूरा संसार है जिससे हमारी बहुत गाढ़ी वाकफियत रही है। और ऐसे भी नैतिक तौर पर आदमी जब कुछ लिखता है तो एक उसकी जो पहली ज़रूरत होती है वो ये है कि ऐसी बात लिखे, ऐसी चीज़ों के बारे में लिखे, ऐसी दुनिया के बारे में लिखे जिससे वो मतलब परिचित हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई कास्ट आयरन सत्य हो कि नहीं ये ऐसा ही करना है। अन्य अन्य विधाएँ हैं, फंतासी भी एक विधा है, उसमें तो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई गाथा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आप इस तरीके की कोई चीज़ लिखते हैं जिसमें कि आप जो पाठक है उसको उसके ध्यान को बांधना चाहते हैं, तब बहुत ज़रूरी होता है कि आप वैसी ही बात लिखें जिस पर आपकी पूरी पकड़ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पकड़ आपके व्यक्तिगत अनुभव से ही होता है, पकड़ कई तरीक़ों से होता है। हम आपके बारे में किसी दूसरे से जान सकते हैं, आपके बारे में आपसे बात करके जान सकते हैं, आपके बारे में कुछ पढ़ कर जान सकते हैं। तो कई तरीके हैं, जैसे कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करने के कई तरीके हैं, उसी तरीके से आदमी को, लोगों को, समाज को जानने बूझने के कई तरीके हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका हमने ये अपनाया कि भाई ये जो एक जीव है इसको तो मैं इतनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो और कई बार ऐसा लगता है, ये प्रश्न आता है कि अरे आखिर हमारे यहाँ जो घट रहा है वो इसको कैसे प्रभावित करता होगा। जब उसके साथ आपका कंपैशन है, उसके साथ उतनी सेंसिटिविटी है आपकी, तो ये प्रश्न बराबर आता है। और ये ऐसा प्रश्न है जो कि सिर्फ उसी श्वान तक सीमित नहीं रह जाता है। उस श्वान के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार का उद्गम जो है, उसका उद्गम स्रोत, व्यवहार के तरीके का उद्गम स्रोत जो है वो सिर्फ आपका व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व की रेखाएं जो हैं वो नहीं तय करती हैं, वो कहीं और से आता है। आप किस घर में रह रहे हैं, वो घर कहाँ का है, वो उस घर की परिसीमा जो है वो किन चीज़ों से तय हुई है। तो ये एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है कि हम जब किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो उस समझ को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, उसकी अपनी सीमा है, उस सीमा को हम समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने इसमें डालने की कोशिश की है। आप मुझे ये सब बता रहे थे और मुझे उपन्यास का वो प्रसंग याद आ रहा है जिसमें बाबूजी उस फौजी अफसर से बहस में मुब्तला हैं। फौजी अफसर कह रहा है साहब ट्रेन तो हमने भी किया है। बोले ट्रेन की बात नहीं है, वो आपके मनोभावों को समझे, ये बड़ा ज़रूरी है। वही बात मैंने, और फिर वो डेमो कि चाबी का गुच्छा लेडी को पकड़ा दिया गया, उस अल्सेशियन डॉग को, वो है वो जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो जीव के साथ बनती है, वो फिर वही अनुभव, ज्ञान, ये सब का सम्मिश्रण है। मतलब ये नहीं कि आप खाली किताब पढ़ करके कर सकते हैं, है ना। और वो भदरी के राजा साहब की किताब का जिक्र, वो किताब पढ़ी आपने? हाँ, वो मैंने पढ़ी ना, मैंने पढ़ी। मेरे भी हाउ टू ट्रेन योर डॉग, ट्रेन योर ओन डॉग, ट्रेन योर ओन डॉग, ट्रेन योर ओन डॉग, उसको आपने आजमाया है वो? हाँ, मैंने जो अपना पहला लैब्राडोर रखा था, जिससे क्या नाम था उसका? नाम था ब्रूनो। ब्रूनो। 2 लैब्राडोर मेरे पास पहले थे, अभी भी है, अभी तो 2 हैं। तो जो पहला था ब्रूनो, उसको भी मैंने उसी किताब को पढ़ करके ट्रेन किया था। हालांकि मेरे पिताजी की ट्रेनिंग के कंपैरिजन में मेरा कुछ नहीं था वैसा, लेकिन फिर भी जो भी ट्रेनिंग मैंने दी, बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग, वो उसी किताब को पढ़ करके दिया।
और वो किताब तो बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी, उस ज़माने में मिलती कम थी। उस प्रकाशन का वो जो दौर था उसमें तो आप जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा। तो चूंकि ये उनके ही परिवार का मामला है, जी जी, भद्री की रियासत, तब भी जिक्र आ रहा था इसका। हाँ, मुझे लगा कि शायद आप इस बात को कहीं जी, न कहीं मैंने रेखांकित किया। इसमें जब दादी अपनी कहानी सुना रहे हैं तो वो एक पूरी दूसरी दुनिया है ना, कि कैसे शादी ब्याह हो रहा है, कैसे लड़के की खुजाई हो रही है, ढूंढाई हो रही है। तो वो सब ब्यौरे आपने सुन रखे थे बुजुर्गों से, क्योंकि वो बड़े बहुत दिलचस्प हैं कि साहब लड़का देखना है, पर लड़का तो BHU में है, पर पहलवानी करता है तो शाम को आएगा तो दूर से दिखा दिया जाए कि ये शर्मा जी हैं। लड़के आइडेंटिफाई कैसे होने, उस उम्र में 20 बरस की उम्र में ब्याह हो रहा है, फिर दहेज को लेके चक्कर। हम वो सब सुना है हमने, सब अपनी माँ से सुना, माँ से लिखवाया। बहुत मतलब बहुत तो आपके आग्रह पे माता जी ने लिखा, जैसे इसमें टीपू के आग्रह पे लिखा। हाँ, जी, वो सब लिखा हुआ है उनका। और कहानियाँ भी सुनी उनसे, ज़्यादातर माँ से ही, थोड़ा बहुत पिताजी भी सुनाते थे, वो सब सुना हुआ है। और चूँकि आपकी सोशल साइंस की बैकग्राउंड है, तो उस तरीके की जो उस समय की प्रचलित मान्यताएं हैं, जैसे एक जगह लिख के आता है जिसमें चाचा आग बबूला होके एक दुनिया को पीट रहे हैं, जिसको रजाई में रुई भरनी थी, लेट आया वो, दूसरे दिन आया। तो मौसी कहती हैं, अरे उसको मौत के घाट उतार देंगे क्या, जात का दुनिया है, अगर मर गया तो प्रायश्चित में मुसलमान पूजना पड़ेगा, जानते नहीं क्या। हाँ, ऐसी कोई मान्यता है? हाँ थी, एकदम थी, बाकायदा मान्यता थी। ये कोई इनऑथेंटिक बात इसमें कोई है ही नहीं। नहीं, वो तो नहीं है। मैं तो इसीलिए इसको मैं उस डॉक्यूमेंटेशन की तरह भी पढ़ रहा था कि अलग अलग वक्त में क्या मान्यताएं थी। हाँ, किस आय जाति समाज वर्ग पे क्या सोचना था। एकदम बाकायदा सारे ऑथेंटिक वर्शंस हैं, मतलब ये नहीं कि खाली सुना सुनाया ही। तो स्रोत तो मतलब सुना सुनाया ही है एक तरीके से जी। लेकिन ये सब मैं मान करके चलता हूँ कि जो मेरी माँ ने बताया या जो उन्होंने लिखा, वो तो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव पर ही आधारित रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं और से आया या किसी किताब से उठा लिया या सुनी सुनाई बात है, ऐसा नहीं था। व्यक्तिगत अनुभवों की आप बात कर रहे हैं। उपन्यास में उमंग जेल जाता है राजनीतिक बंदी के तौर पे, बताइए आपका क्या तजुर्बा रहा? उमंग जो जेल जाता है तो उससे मेरा क्या मतलब है? कभी आप भी छात्र जीवन में आंदोलन के चलते जेल गए? नहीं, ये सुना सुनाया है। हाँ, ये सब ये नहीं, ये उमंग जो है वो भी मतलब वैसे तो मैंने कहा ना कि काल्पनिक है, हर व्यक्ति काल्पनिक है, लेकिन उमंग भी परिवार का ही सदस्य है जी। तो वो तो देखा हुआ है, हमारा अपनी आंखों से देखा हुआ है उनका जेल जाना और बाकी और कुछ उनके और पिता घर वालों का पिता के साथ संवाद और वो सब। एक जहूर मियाँ का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। जहूर मियाँ मेरे जो बाबा थे उनके साथ काम करते थे और उनको कैसे बुलाया गया, वो बड़ा है? पत्र लिख करके मतलब उनकी माँ को बाबा ने कहा कि अब क्या कलकत्ते में काम वाम करता है, बोलो यहीं पे आकर के रहेगा। एक वो फ्यूडल सोसाइटी में एक पेट्रनेज वाली जो बात थी ना कि उनके पेट्रनेज में रहते, तो वो ज़हूर मियाँ का कैरेक्टर उस तरीके का था कि वो बाबा उनके पेट्रन थे। तो आप पेट्रनेज को आप कई तरीके से देख सकते हैं। एकदम शुद्ध समाज शास्त्रीय नज़रिए से देखेंगे तो ऑब्वियसली वो तो एक फ्यूडल सेटअप का पार्ट है, लेकिन बाबा का जो व्यक्तिगत स्वभाव था उसमें था उनकी कुछ कमज़ोरियाँ थीं जो उनके साथ लोग रहते थे उनके लिए। तो इसी कारण उन्होंने सोचा कि ज़हूर मियाँ को कलकत्ते से बुलाया जाए, लड़का है वो उनके साथ रहेगा और वफ़ादारी से रहेगा। वफ़ादारी एक बहुत बड़ी डिमांड होती थी फ्यूडल सेटअप में।
तो अगर आप वफादार नहीं हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। तो ये था। इसमें कई जगह कविताओं या कबीर के दोहों के ज़रिए थोड़ा गूढ़ बातों पर भी विचार है। जैसे कबीरदास जी का ये पद आया है, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदगी जोगी जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव। फिर आप लिखते हैं कि बाबा और उनके बेटे टीपू के बीच यही मूल अंतर है, किस परिप्रेक्ष्य में उदारवादी होना चाहिए उसका ज्ञान। हाँ, तो बाबा अपने ज़माने के तथाकथित रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मैं इसी बात को उजागर करना चाह रहा हूँ कि संदर्भ कितना महत्वपूर्ण होता है। अब मेरा पढ़ा लिखा होना जी किसी दूसरे संदर्भ में उसका मतलब बहुत उसका मेरे पिता के पढ़े लिखे होने से बहुत अंतर है। मेरे पिता किसी दूसरे ज़माने में, किसी दूसरे दौर में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उस दौर में भी हर किस्म की मान्यताएं थी, हर किस्म के वैचारिक झुकाव थे। लेकिन ये ज़रूर था कि मेरे पिता उस दौर में जब जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दौर था, वहाँ पे कुछ एक मान्यताएं जो थीं वो उनका अपना एक उनकी प्रगाढ़ता थी और प्रधानता भी थी। तो अब उसको मैं आज की शब्दावली में उसको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर था कि अनुशासन और अनुशासन प्रिय होना और एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो इसीलिए मैंने उसमें लिखा है कि जो संदर्भ से हटाकर किसी भी चीज़ को अपनाना वो बहुत कोई ख़ास ज्ञान की बात नहीं होती है। हमारे प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी में, वो बड़ा, क्या नाम? प्रोफेसर उमन, टीके उमन, वेरी रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट, अभी भी हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि द मोमेंट यू टीयर द कॉन्टेक्स्ट, द टेक्स्ट अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यू आर ट्रिगरिंग फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग। टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से हटा करके जैसे ही आप उसको देखना शुरू करेंगे तो इसका मतलब आप फंडामेंटलिस्ट झुकाव की ओर चले गए। अब वो फंडामेंटलिस्ट वो कौन सा कम्युनल फंडामेंटलिज्म या जिस तरीके की भी फंडामेंटलिज्म की आप बात करें, तो ये बात मूल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को एक साथ देखना। तो वही है। इंटरेस्टिंग। इसमें चूँकि सोशियोलॉजी का बार बार जिक्र आ रहा है, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि कैसे मॉरिशस में जो परिवार जाकर बस गए हैं वो किस तरह पानी का जहाज़ पकड़कर आते थे और फिर खोजाई शुरू होती थी और फटाफट ब्याह। ये अभी भी चलन है इस तरह नहीं, के? अब तो नहीं, अब तो पानी का जहाज तो वैसे ही खत्म हो गया। पर वो लेकिन भोजपुरी भाषी समाज का यहाँ आकर अपने लिए बहुएं खोजना, पता नहीं, उसके बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अब नहीं होता होगा, क्योंकि मॉरिशस में भी अब मैं जानता हूँ, मेरे एक दो मित्र लोग हैं वहाँ पे, तो अब तो वहीं के लड़के वहीं की लड़कियों से शादी करते हैं, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स जब वो अगर वो बाहर चले गए तब तो बात ही दूसरी हो गई, दूसरे देश में चले गए तो बात दूसरी हो गई। लेकिन अब वहाँ भी काफ़ी संख्या में युवक मिल जाते हैं शादी वादी करने के लिए। अच्छा। ये पूरा माधोपुर का घर पढ़ते हुए कई जगह लगता है कि लोक सत्य, लोक श्रुति और मिथक सब ज्यों की त्यों ले आए। मेरे परदादा के परदादा इतने धर्मनिष्ठ थे कि लोग बताते थे कि उनकी धोती आकाश में सूखती थी। उनके नहाने के बाद नौकर धोती को धोकर आकाश में उछाल देता और आंखें बंद किए रहता, धोती आकाश में चली जाती थी। शाम को ऊपर की ओर हाथों को फैलाकर गुहार लगाता था, महाराज की धोती चाहिए, और ऊपर से धोती हाथ पर गिर जाती थी। सब ये सब तो सुनी, मतलब श्रुतियाँ ही कहिए, लोग श्रुतियाँ ही कहिए जी। यही है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है।
पर इनको आप लेकर आए हैं सायास कि हाँ, क्या? हाँ। हाँ? हाँ, बिकॉज बात ये है ना कि एक ये दस्तावेज मैंने ये बहुत ध्यान से और बहुत प्रयत्न करके ये किया है कि ये अपने समय का ये दस्तावेज प्रस्तुत हो। ये दिस इज़ नॉट हिस्ट्री बट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम्स, ये मैंने कोशिश की है। तो उसमें सारी बातें, सब स्रोत जो हैं उसको साथ में लिया है हमने। वाकई जॉर्ज पंचम आए थे? हाँ, सत्य कहानी है। थोड़ा विस्तार से बताएं। आपने इसमें तो लिखा ही है। हाँ, नहीं, वो तो था ना कि पूरे देश में उनका दौरा हुआ जब जॉर्ज पंचम आए, तो कितने साल, मेरे ख्याल से वो साल तो नहीं कि कई महीने उस वक़्त यहाँ हिंदुस्तान में रहे थे। तो उस ज़माने के जो बड़े स्टेट थे या दरबार थे, तो वहाँ पे उनका जाना हुआ था। पर रमनपुर दरबार तो उतना बड़ा नहीं था। नहीं, उतना बड़ा नहीं था। उस ज़माने में, उस ज़माने के हिसाब से बड़ा था। अच्छा। उस ज़माने के हिसाब से बड़ा था। और तो जॉर्ज पंचम की तो कई सारी कहानियां हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है जी, उसी के बगल में उनका कैंप लगा था। और आज ये सब सेव द टाइगर कैंपेन वगैरह सुनते हैं ना, 120 बाघ मारे गए थे जॉर्ज पंचम के उसमें। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड। शिकार का जलसा चला था। शिकार का जलसा चला था। 120 बाघ मारे गए थे उस वक्त। तो अब जॉर्ज पंचम का तो यहाँ दिल्ली में भी तो दिल्ली दरबार भी लगा था। तो वो छोटे राजा के यहाँ गए या छोटे दरबार में गए तो चाय वाय पी लिया होगा, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। पर वो मिथकों में, कथाओं में हमेशा के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मान लिया दरबार पे आ गए जॉर्ज पंचम और हो सकता है कि सिर्फ हाथ मिला करके चले गए हों, तो उसी का इतना बड़ा मिथक तैयार हो गया होगा कि वो कितनी संततियाँ उसको सुनती रही होंगी। तो था वो सब। ये बताइए सर, आपका प्रशासनिक तौर पे इतना लंबा तजुर्बा रहा है, तो और भी कई विषय होंगे जो ख्याल होगा कि जैसे आपने फिल्मों की दुनिया करीब से देखी, एफटीआई में रहे, और आप एफटीआई में उस दौर में थे जब नए सिरे से एक्टिंग के बैच शुरू हुए। मैंने शुरू किया था 2005 की बात है। 4 और वो पहले ही बैच है, राजकुमार, सनी हिंदुजा, जयदीप राजकुमार वगैरह दूसरे बैच के थे। 5 बैच के थे। हाँ, वो 5 बैच के थे। पहले बैच तो बाश, ये सब वही 5 वाला बैच है। हाँ, ये 5 वाले बैच हैं। वो पहले बैच से वो है दिव्येंदु शर्मा है ना, जी जी, जिसने वो मिर्जापुर में पहला हाँ जी। मेजर काम किया था। अभी एक फिल्म आई है लोमड़ करके, लोमड़ जी, ब्लैक एंड वाइट में सिंगल शॉट फिल्म बनी। उसमें एक लड़की है और शिखा डे वो है उसमें। तो 2004 में पहला बैच शुरू हुआ था। तो कभी ऐसा मन में विचार है कि जो उस दुनिया को इतने करीब से देखा, कई फिल्मों के आप निर्माण से जुड़े रहे हैं, तो उस पर भी कभी उपन्यास रचा जाए? एकदम बहुत सही जगह आपने पकड़ा। ये एक्चुअली अंग्रेज़ी में मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया 5-6 साल पहले अपने पुणे के अनुभवों के ऊपर, लेकिन उसको मैंने अभी शेल्व कर दिया। शेल्व इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे ख्याल आया बहुत पहले जब मैं पढ़ता था, उस ज़माने में गुजराती एक लेखक थे आबिद सुरती करके। जी जी, उनकी किताबों का हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ था। तो आबिद सुरती जी की एक किताब थी टूटे हुए फरिश्ते। वो किताब जे कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर थी, उनकी दुनिया के बारे में। तो मैं बार बार यही सोचता हूँ कि सुरती जी ने जे कॉलेज के लोगों के ऊपर लिखा, तो मैं भी तो अपने बच्चों के बारे में लिख सकता हूँ। उनकी दुनिया को तो मैं इतनी नज़दीकी से जानता हूँ, मैंने देखा है। सिर्फ कसर इतनी ही है कि मुझे थोड़ा बम्बई में किसी के घर पे जाके, उन्हीं में से किसी एक के घर पे जाके 1-2 महीना रहने की ज़रूरत होगी, और क्या। लेकिन लिखूँगा मैं ज़रूर, वो है मेरे इसमें। वो दैट ड्राफ्ट आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड। ओके, सो यू वांट टू टेक अ फ्रेश स्टांस। हाँ, अब वैसे तो 2-3 लोग पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं उसको छपवा दीजिए, देखते हैं। वो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हूँ, बहुत अभिभूत नहीं हूँ उस ड्राफ्ट से।
लेकिन ये बात ये जो है, क्योंकि ये जब मैं पुणे में था ही तभी ये लोग निकल करके यारी रोड और उन सब जगहों पर रहने लगे थे। तो कभी कभार एक आध दो बार गया मैं उधर, किसी के घर रहा। तो अब घर उनका क्या होता था कि आप बाथरूम में बैठिए तो अखबार खोलने की भी जगह नहीं होती थी वैसे वैसे मकानों में। तो मुझे ये बात उसी वक्त कौंध गई थी दिमाग में कि इनका जो जीवन है ये बहुत कठिन दुनिया है, वो बहुत ही कठिन दुनिया है। जब राजकुमार राव कोई बन जाता है तब उसके साथ के और लोग जो थे उसके बारे में कोई नहीं जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो है दुनिया बहुत कठिन और एक तरीके से दिलचस्प भी है। तो वो है मेरे दिमाग में, उस पर कुछ लिखूंगा ज़रूर। और फिल्म मेकिंग? फिल्म मेकिंग अब देखिए क्या होता है दिमाग। फिल्में तो हमने उन लोगों के साथ बनाई थी। अभी क्या है कि अभी मैं ज़रा सा ध्यान अपना केंद्रित करना चाह रहा हूँ लिखने पर। कुछ साल 2 साल 3 साल ज़रा लिखें, मन भर लिखें जो कुछ है। देयर आर सेवरल ड्राफ्ट्स ऑफ सेवरल थिंग्स, तो उसको पिकअप करके पहले उसको एक गंतव्य तक पहुँचाऊँ तब फिर आगे। दूरदर्शन के डीजी रहे हैं आप? जी जी। वो भी एक समानांतर और अलग ही दुनिया है। हाँ, एकदम अलग दुनिया, एकदम अलग दुनिया। प्रोग्राम की कमीशनिंग से लेके और सब तरह के प्रेशर ग्रुप, सब तरह की पॉलिटिक्स, करप्शन, बाप रे, वो तो अलग ही दुनिया थी। अब किस तो तरह का करप्शन? अरे प्रोग्राम करवाने के लिए अब मैं अपने पुराने सहकर्मियों के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। आप नाम लेकर ना बताएं, लेकिन नागरिकों को इतना तो जानना ही चाहिए। तो बहुत था। अब पूरा गिरोह था दिल्ली में प्रोड्यूसरों का, और बम्बई में भी जो बराबर दिल्ली आते जाते रहते थे, गिरोह हुआ करता था। किस तरह से काम करते थे? कोई बिना नाम लिए उदाहरण से समझा दें कि हाउ डिड इट वर्क? नहीं, देखिए दूरदर्शन के शुरुआती दौर में तो आपको याद होगा जब ये सीरियल्स बनते थे जी, ये हम लोग और ये सब जो बने थे, हम लोग, बुनियाद, महाभारत, रामायण, तो 2 तरीका था वहाँ उस समय। एक तो था कमीशनिंग। कमीशनिंग का मतलब था कि हमने आपको सीरियल बनाने के लिए दिया, कमीशन किया आपको किसी प्रोडक्शन हाउस को। हाँ, किसी प्रोडक्शन हाउस को, और एक जो रकम तय की गई वो रकम आपको दे दी गई। और दूसरा होता, उसके बाद फिर आया स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कि आपको समय दिया जाएगा, टाइम स्लॉट, है ना। उस टाइम स्लॉट में से जैसे 30 मिनट का टाइम स्लॉट है तो उसमें आपको 3 मिनट या 4 मिनट ऐसे एडवर्टीजमेंट टाइम होगा, उसको आप बेचिए। वो बेच करके आप अपना पैसा निकालिए, आप अपने प्रोडक्शन का कॉस्ट उससे निकालिए। दूरदर्शन को उससे कोई मतलब नहीं है और दूरदर्शन आपको एक भी पैसा नहीं देगा। तो अब यही था। वो शुरू का दौर तो बहुत अच्छा निकल गया, लेकिन बाद में जब ये खासकर जब ये और सैटेलाइट चैनल्स आए और when the space was opened, competition got to be very very tough। और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू तो ऐसा कोई साल दर साल बढ़ नहीं रहा था। किटी वॉज द सेम, उसी में से सभी चैनलों को मिलना था। तो वो एक अलग चीज़ थी, एक अलग मामला था। लेकिन यहाँ दिल्ली में मैंने कहा ना, मैंने बड़ा क्रूर शब्द इस्तेमाल किया है, गिरोह। जी, गिरोह हुआ करता था प्रोड्यूसरों का। क्रूर किंतु सत्य। क्रूर किंतु सत्य, मतलब। और मेरे ख्याल से कालांतर में दूरदर्शन की अवनति के पीछे वो भी एक कारण रहा। किसी भी तरह के प्रोग्राम कमीशन करवा लिए जाएं, उनमें गुणवत्ता हो ना हो, पैसों की बंदरबाट हो जाए, बहुत सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में भी आकर निकली, तो वो तो अलग बात है। लेकिन वही हुआ जो उस पर भी कुछ लिखने का इरादा है? उस नहीं, उसमें क्या लिखना है अब। अरे श्रीलाल जी ने राग दरबारी लिखा, किसी ने शांता कोट चालू आहे लिखा। ये विद्रूप, ये विसंगतियां कैसे बाहर आएंगी? नहीं तो और है ना। और जब ये जो
ठेकेदारी का सिस्टम है। ठेकेदारी ने तो हमारे पूरे समाज को गिरफ्त में रखा हुआ है, ऊपर से लेकर के एकदम नीचे तक, पंचायत से लेकर ऊपर तक। ऊपर कहाँ तक मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन है, हमारा समाज तो ठेकेदारी का समाज है, हर चीज़ ठेकेदारी से होता है। अब तो बच्चों को नौकरियां भी ठेकेदारी से ही मिल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ही लोग लिए जा रहे हैं। अब कहाँ सब परमानेंट नौकरियां तो मिलती नहीं हैं, तो वो उसका एक अलग इकोसिस्टम। सरकारें गिना देती हैं कि पैसा नहीं है इसलिए परमानेंट नौकरियां नहीं, या डाउन साइज करना है। आप तो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, ये सरकारों के तर्क कितने दुरुस्त होते हैं? वित्तीय अनुशासन की कमी है, प्रबंधन की कमी है, या पॉलिटिकल विल की कमी है, या झूठ बोल दिया जाता है कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी, नहीं दी जाती? मैनेजमेंट क्या गड़बड़ कहाँ है? देखिए, सत्य तो अंशतः दोनों तरफ है। एक तो वित्तीय संसाधन, तो उसकी कमी तो सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास कोई इफरात पैसा नहीं है कि आप जितनी चाहे नौकरी दे दें, वो तो सत्य है। लेकिन उसमें मैनेजमेंट, मतलब एफिशिएंसी जो है, वो भी एक बहुत बड़ा सत्य है। एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। कई किस्म के एबरेशंस आ जाते हैं उसमें, कई किस्म के इंटरफेरेंसेस आ जाते हैं, और तो और छोड़िए, जो स्टेट सर्विस कमीशंस होते हैं, स्टेट सर्विस कमीशंस के द्वारा जो नौकरियां दी गई, उनमें भी अनैतिक तौर से कई काम हुए। हमारे यहाँ तो बिहार में ही 2 चेयरमैन लोग जेल गए, बीपीएससी के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो ये सब तो है, समस्याएं तो हैं नौकरियों के संबंध में। इसमें क्या कोई छुपी बात तो है नहीं। मैं आखिरी सवाल साहित्य के प्रसंगों के लिए बचा के रख रहा हूं, पर उससे पहले मैं अब अगली बार जब भी बैठूंगा तसल्ली से आपके बतौर प्रशासनिक अधिकारी तजुर्बा बात करूंगा, पर मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए पूछ ले रहा हूं। बिहार मुझे बहुत प्रिय है। जब मैं ये वाक्य कहता हूं तो मैं अपनी समीक्षा करता हूं कि कहीं ये मैं उस लोभ के तहत तो नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, यूपी बिहार का नाम एक साथ लिया जाता है, हमारा सबसे ज़्यादा दर्शक वर्ग, नौजवान वर्ग वहाँ से आता है। पर फिर मैं अपने तजुर्बे याद करता हूँ, मैं चुनाव के सिलसिले में, इंटरव्यूज़ के सिलसिले में जितनी बार भी गया, वहाँ के लोगों से, वहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृतियों से, अलग अलग भाषा परिवार समूहों से संवाद हुआ, तो प्रतिभा भी है, संसाधन भी हैं, जो रोया जाता है, जो मानव संसाधन की बात करें, पर ऊपर एक बड़े इंटेंट की और भागीरथ प्रयासों की कमी दिखती है। तो इसीलिए हर बार विगत वैभव पर जाना पड़ता है। गौतम बुद्ध की नगरी, सम्राट अशोक की नगरी, गणराज्य की नगरी, और उस नगरी का जो मौजूदा हाल है, हमारे पास अभी भी मेल आते हैं कहीं भर्तियों को लेके, और कितने दशक बीत गए, एक बुनियादी गुत्थी नहीं सुलझी सभी विश्वविद्यालयों में कि 3 वर्ष का स्नातक 3 वर्ष में हो जाए। आपने ठेकेदारी का जिक्र किया, हर जगह इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के शीर्ष अधिकारी रहे हैं, आपको कहाँ पर समस्या नज़र आती है कि इसको फिक्स किए बिना बिहार के रिवाइवल की स्टोरी पूरी नहीं होगी? नहीं, फिक्स तो बहुत कुछ हुआ, वो आपने देखा भी है, लेकिन समस्या इतनी सरल नहीं है। बिल्कुल, देयर इज नो मैजिक वैंड जी। समस्या इतनी सरल नहीं है, तो इट हैज़ टू बी अटैक्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, इट हैज़ टू बी अटैक्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। लेकिन अब उस बात में भी तो दम है कहीं ना कहीं कि एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो किसी एक चीज़ को उठा के चलिए, देखिए उसको, उसकी अंतिम परिणति तक, और फिर देखिए क्या बदलता है, क्या नहीं। शिक्षा को ही हम प्राइमरी से लेके ऊपर तक दुरुस्त कर दें पूरा, एकदम। शिक्षा है, लैंड रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर है, उठा के उसकी अंतिम परिणति तक उसको पहुंचा के देखिए ना। चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन,
मैं तो कहता हूँ कि लोग कहते जमीन हैं, का रोना रोया जाता है। अरे भाई, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी ज़मीन आपको चाहिए? आप ये बताइए, सिंगापुर में कौन सा बड़ा ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, या बिग इंडस्ट्री सिंगापुर में उनकी अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा कंपोनेंट था? कहाँ से सिंगापुर, उसको तो देखने की ज़रूरत होगी ना। तो ये सब तो विकल्पों को गहनता से सोचना और उनके ऊपर काम करना, ये इसकी ज़रूरत है ना। मगध में विचारों का अकाल है। मगध में विचारों का अकाल है। मगध में विचारों का अकाल है, क्यों नहीं हो पा रहा ये? विचारों का अकाल तो नहीं है, विचार तो हैं, लेकिन विचारों को सरजमीन पे उतारने के लिए जो करने की ज़रूरत है, वो उसको शायद अभी अपने गंतव्य तक लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। और इसमें मैं जब बात कह रहा हूं तो ये नीचे से ऊपर तक की बात है। आम नागरिक की क्या अपेक्षा है, वो जिस अपेक्षा से सरकार बनाता है, सरकार तो आम नागरिक ही बनाता है, तो उसको प्रतिफल में क्या मिलेगा? जिन अपेक्षाओं से उसने सरकार को बनाया वही मिलेगा, जो प्राथमिकताएं रखी चयन करते वक्त। तो है बहुत, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। और इतना साल गुजर गया, इतने दशक गुजर गए, और इधर से आप पकड़ते हैं तो पता चला कि दूसरा कोना छूट रहा है। आप आर्थिक बिंदु को पकड़ते हैं तो पता चला कि कोई दूसरा सामाजिक बिंदु छूट रहा है। सामाजिक बिंदु को पकड़ें तो पता चला आर्थिक बिंदु छूट रहा है। और सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था को जब तक दुरुस्त न करें, जब तक अर्थ ना आवे, तब तक बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही अधूरी रह जाती हैं। तो है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं है कि इट इज़ नॉट अमेनेबल टू सोल्यूशन। है, बिहार में ही हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन उसकी गति और उसकी दिशा में कुछ और शायद परिवर्तन की ज़रूरत पड़े, या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत जो गति श्री कृष्ण बाबू के ज़माने में पकड़ी थी। हाँ, वो अलग दौर था वो, उस वक्त हमें तो और कोई सर रेफरेंस पॉइंट दिखता ही नहीं है उस दौर के अलावा। उदाहरण क्या दें? नहीं तो अभी तो अब जैसा मैंने कहा ना कि जैसे नीतीश बाबू का जो पहला टेन्योर था, फर्स्ट 1.5 टेन्योर, जिसमें कुछ स्कूल सुधरे, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, सड़कों के स्तर पर, ब्रिजेस के स्तर पर ये 2011-12 में ये कहानी थम जाती है। अब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं आपकी दुविधा समझता हूँ, पर फिर कभी विस्तार से बिहार पर समग्र बातचीत होगी। जरूर। मैं आखिरी में आपसे विस्तृत सलाह चाहता हूँ, साहित्य, संगीत और सिनेमा, इन 3 पर खूब पढ़ा आपने, तो हमारे पास इस तरह के बहुत सवाल आते हैं, क्या पढ़ें? तो आपका वो पढ़ाई का विस्तार कहाँ तक जाता है? किन साहित्यकारों के पास आप लौट कर जाते हैं कि साहब ये किताबें तो बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं? कोई आपने नए खोजे हों कि साहब ये फलाना नाइजीरिया का राइटर है या पोलैंड का राइटर है? तो चलता रहता है वो खोज, तो जारी। अब मैं उस सवाल को वैसे नहीं बांधना चाहता था कि 5 साहित्यकार या 5 किताबें नहीं, क्योंकि यूरोपियन लिटरेचर में तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ है जी, और मैं कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ कि उसकी जो चीज़ें हैं उनसे भी अपनी वाकफियत बढ़ाऊँ। अब जैसे नॉर्वे का एक लेखक है कार्ल ओफ नॉसगार्ड, उसने अपनी जीवनी लिखी है 3 वॉल्यूम्स में, इतनी मोटी मोटी। वो एज इट इज़ उसने अपने जीवन को उतार दिया उसमें, और ही बिकेम अ बिग हिट इन यूरोप, इन द यूरोपियन लिटरेरी लैंडस्केप। तो वो एक अलग तरीका है। अभी ये जो फ्रांस की लेखिका हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो
मेमोरिस्ट हैं, वो मेमोरिस्ट लोगों ने नावल लिखना शुरू किया, तो वो एक अलग किस्म की चीज़ है। और इस तरीके से कई सारे नए नए प्रयोग हो रहे हैं लिखने में, तो कोशिश करता हूँ कभी कभार उससे भी अपनी वाकफियत बढ़ाई जाए। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी तो घर में तो आपकी किताबें बिखरी हुई थी। हाँ, 2-3 मेज पे मुड़ी रखी थी, 2-4 नीचे रखी थी। तो एक तो अभी ये पार्टीशन के ऊपर जो बाहरी संस का आंचल मेहरोत्रा की किताब है, बड़ी सुंदर उसने किताब लिखी है, वो पढ़ रहा हूँ। वो तो समय लगेगा पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा करके हिस्से हिस्से में पढ़ता हूँ उसको। और अभी रोमिला जी की किताब नहीं आई है, फ्यूचर इन द पास्ट, उसके कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। और फिक्शन में हाल फिलहाल एक दो हिंदी में, जैसे हमारे यहाँ के एक लेखक हैं, उनकी किताब है बैल की आँख। देखिए ना, नाम अब एक नहीं याद पड़ेगा, वो मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो इस तरीके से चलता रहता है कुछ न कुछ। संगीत में क्या सुन रहे हैं? संगीत में तो अब इतना कुछ है, जब जो मन करता है वो सुन लेते हैं। लेकिन मेरी मूल रुचि जो है वो पुराने फिल्म संगीतों में है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। लेकिन शास्त्रीय संगीत में मेरी रुचि एक बैंड में लिमिटेड है, मतलब जौनपुरी से लेकर शंकरा तक, बस इन्हीं रागों के बीच। हाँ, मतलब उसमें 7-8 राग है। राग जौनपुरी हो गया, राग शंकरा हो गया, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, जयजयवंती हो गया। उसके बाद गुणकली भी सुनते हैं? नहीं, गुणकली में नहीं सुनता हूँ। ये सुबह का राग है, देखिए ना, भैरवी तो खैर तो बेसिक में हो गया। भैरवी को जो ना सुने और जो ना समझे, वो तो गुणीजन अपने आप को कह ही नहीं सकता। लेकिन ये तोड़ी की ये जो प्रकार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुझे बिलासखानी तोड़ी मेरा बहुत ही प्रिय राग है। और इसी तरीके से किसकी आवाज़ में सुनते हैं? गायक के नाम भी बता दीजिए। बिलासखानी तोड़ी कई लोगों से हमने सुना, हमको सबसे पहले बिलासखानी तोड़ी सुनने को मिला था, बहुत बड़े गायक नहीं थे, कलकत्ता में रहते थे वो, मिश्र जी थे गाज़ीपुर के, तो कलकत्ता में रहते थे। उनका पेशा जो है बहुत सम्मानजनक नहीं था। वो हमारे एक गुरुजी थे, वो कलकत्ता हमारे साथ गए हुए थे, उनके घर ले जा कर के उन्होंने बाकायदा बैठकी में सुनवाया था बिलासखानी तोड़ी। और जब मैंने उसको सुना बिलासखानी तोड़ी, मैं तो उसका मुरीद हो गया। उसके बाद तो फिर, अब उस ज़माने में तो ये था नहीं कि आप यूट्यूब पे सुन लीजिए और फलाना चला, तो मैं पागल था बहुत ज़माने तक। मैं गया, मुझे याद है बम्बई गया, तो वहाँ वो रिदम हाउस हुआ करता था फाउंटेन पे, रिदम हाउस, उसके ओनर का नाम भी मुझे याद था, भूल गया मैं। तो रिदम हाउस से मैंने पूछा, यार बिलासखानी तोड़ी में क्या मिलेगा? तो उसने, वो वॉज अ पारसी जेंटलमैन, निकाल करके दिया। कौन थे गायक, ऐसे करके, अब गायकों का नाम तो याद एकाएक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बिलासखानी तोड़ी मेरे। आप देखिए, याद नहीं कर रहे हैं, फिर एक दिन मैं कैमरा लेके आपके संगीत के खजाने पर धावा बोलूँगा, जिसमें आप एक एक उठा के बताते रहें कि देखो ये है। हाँ, तो वो तो अब सब वो डंप हो गया है ना, शेल्फ हो गया, अब तो सब कुछ ऑन डिमांड है ना। है, सब रखा हुआ है मेरे पास, सब रखा है, लेकिन अब सब इसी पे सुनता हूँ, जब जो मन आया तो सुन लिया। जब वो ग्रामोफोन होता था, तवा आता था, वो दौर भी सुना होगा? हाँ, वो दौर तो स्कूल के ज़माने में सुना था, वो नहीं, बाद में नहीं, स्कूल में, हम लोग के स्कूल। कई लोग पुरानी दुकानों जाके अभी भी रिकॉर्ड्स वो खोजते हैं। अब तो वो फिर से फैशन में आ गया है। हाँ, फिर से फैशन में आ गया, वो है। इस इंटरव्यू के ठीक बाद जैसे ही मैं अपने वर्क स्टेशन पे जाके बैठूंगा, मैं सबसे पहले बिलासखानी तोड़ी लगाने वाला हूँ। ज़रूर। और ये सवाल पूछने के पीछे लोभ भी यही होता है कि गुणीजनों से पूछा जाए वो क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हमें नए रेफरेंस, नए संदर्भ मिले। ये तो है, तो सुनने, बात करने, बातचीत से
आदान प्रदान से ही तो ज्ञान होता है ना, ज्ञान का तो मेन स्रोत तो आदान प्रदान है। जी, संवाद। सिनेमा में हैं? सिनेमा में आपने तो दुनिया भर का बहुत देखा हाँ, है। सिनेमा पहले तो बहुत देखता था मैं, अभी साल डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा नहीं देख पाया हूँ, कुछ अन्य किस्म की व्यस्तताएँ भी रही हैं, लेकिन सिनेमा में मैंने बहुत देखा, यूरोपियन क्लासिक से लेकर के। और कुछ डायरेक्टर्स के नाम लेने चाहेंगे आप? अंग्रेज मतलब वेस्टर्न डायरेक्टर्स या जो भी, हिंदुस्तानी, वेस्टर्न, तमिल, बांग्ला, मराठी, हिंदी। ये अन्याय करना होगा, बहुत लोगों के साथ अन्याय करना होगा। मैं आपसे कोई सूची नहीं पूछ रहा हूँ त्रिपुरारी सर कि आप प्राथमिकता में बताइए, पर मेरा लोभ ये है कि इस कैमरे के पार जो हजारों लाखों देखेंगे उनके लिए कई नाम नए होंगे, वो उन्हें गूगल करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो मेरा लोभ लाखों करोड़ों का लोभ है, ज्ञान का लोभ है। नया कुछ तो ऐसा बहुत आप पुराने में बता दिए, हमारे लिए बहुत कुछ नया ही है। हाँ। तो पुराने डायरेक्टर्स में जैसे आपके व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगा, जिनको वास्तव में सिनेमा के इतिहास में थोड़ी बहुत रुचि है, तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से ओजू आते हैं, जापान के। ओजू उनकी फिल्म है 51 या 52 की फिल्म है, टोक्यो स्टोरी। जिसको रुचि हो सिनेमा में वो टोक्यो स्टोरी देखे, और बिना टोक्यो स्टोरी देखे हुए आप सिनेमा की समझ नहीं पा सकते। क्योंकि टोक्यो स्टोरी में जैसे आपका कैमरा लगा हुआ है ना, उसमें देखेंगे आप कैमरा एक लो लेवल पे फिक्स पोजीशन में रहता है, और क्या सोशियोलॉजिकल फिल्में बनाई हैं ओजू ने। बट टोक्यो स्टोरी तो एकदम इतने ग्राफिक तरीके से, इतने सुंदर तरीके से आपको दिखा देगा कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जापान की सोसाइटी कैसे बिखरना, संबंध कैसे विच्छिन्न हो रहे थे, कैसे धीरे धीरे अलगाव लोगों में आना शुरू हुआ था। तो ओजू एक बहुत ही प्रिय डायरेक्टर रहे हमारे। इनफैक्ट ये टोक्यो स्टोरी तो मैं समझता हूँ, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन किसी सर्वे में बताया गया था कि 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी फिल्म थी। अच्छा। हाँ, अब ये सर्वे पर मैं नहीं, ठीक है, पर इसी किसी एक सर्वे में मैंने ज़रूर पढ़ा कि द बेस्ट फिल्म ऑफ 20th सेंचुरी। ये मैं खुद भी नहीं जानता था जी। और तो बहुत सारे हैं, अब ऐसे बैठ के देखिए, आपके लिए बहुत ही सहज सरल रोज की बात है। हाँ। हमारे लिए सब नए नाम हैं, लेकिन जैसे एक टोक्यो स्टोरी मिल गया। हाँ, तो अब वही है ना, हिंदुस्तानी में उम्र का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि द एबिलिटी टू रिकॉल इमीडिएटली, वो थोड़ा इफेक्टेड हो जाती है। हाल फिलहाल कोई आपने हिंदुस्तानी फिल्म देखी हो जो आपको लगा हो ठीक बन पड़ी है? हाँ, वो मैंने राम प्रसाद की 13वीं देखी थी, सीमा पावा के डायरेक्शन वाली फिल्म। बड़ी अच्छी लगी थी फिल्म मुझे, बहुत अच्छी है, राइटिंग, एक्टिंग, परफॉर्मेंस। राम प्रसाद की 13वीं। और इधर कोई फिल्म नहीं देखी हमने, सिनेमा हॉल गए हुए 3 साल हो गया, जो देखते हैं ओपेनहाइमर देखने का दबाव नहीं महसूस किया? जाएंगे ओपेनहाइमर देखेंगे, आराम से देखेंगे, बहुत सुना है हमने, वो देखना तो है। तो लेकिन इतना विशाल है सिनेमा की दुनिया कि आदमी चाहे तो उसी में खोया रह सकता है। हम लोग तो बहुत कोशिश करके अपने आप को उससे निकालते हैं, इसलिए जल्दी घुसते नहीं हैं उसमें, मतलब देखने वाला जो मामला है। क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही सिनेमा के प्रेमी हैं, हालांकि उसने भी देखना अब कम कर दिया है थोड़ा। त्रिपुरारी जी जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी 1985 बैच के आईएएस हैं? नहीं, वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में, सिविल सर्वेंट सुजाता जी, और उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं, विदुषी हैं। जयप्रकाश जी की बहुत अच्छी जीवनी, बहुत मतलब एक्चुअली ये एक त्रासदी है कि जयप्रकाश जी जैसे व्यक्तित्व पर अपने हिंदुस्तान में कोई बहुत अच्छी जीवनी नहीं लिखी गई है, एक आध दो बहुत। तो मैं मानता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी है, जेन्युइनली सिर्फ इसलिए ना कहें कि आपकी पत्नी है तो वो भी अन्याय होगा। हाँ, तो कह दीजिए। हाँ, तो बहुत ही सुंदर उनकी जीवनी उन्होंने लिखी है, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन करके।
जयप्रकाश जी। हिंदी में भी उपलब्ध है वो? नहीं, अभी कोशिश हो रही है ये तो हिंदी बड़ा में उसको। अन्याय है। अब क्या कहा जाए उसके बारे में, है? उस दुनिया में मैं नहीं उतरना चाहता हूँ, लेकिन अब आ जाएगी वो हिंदी में उसका नहीं, मैं तो आग्रह के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा प्रयास करिए। आप लोग अपेक्षाकृत सक्षम लोग हैं। ट्रांसलेशन का बड़ा चक्कर है, मतलब अच्छे ट्रांसलेशन के लिए जेन्युइनली बाइलिंगुअल लोग चाहिए। मैं हूँ बाइलिंगुअल, लेकिन मैं अपना समय ट्रांसलेशन में नहीं खत्म कर सकता। मैं आपको एक अनुवादक खोज के दे दूंगा सर। हाँ। मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, हाँ। जेन्युइनली बाइलिंगुअल गुड ट्रांसलेटर, हाँ। जो हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से दक्ष हो और निर्बाध रूप से जिसकी आवाजाही हो दोनों भाषाओं में, दोनों भाषाओं के संस्कार को, व्याकरण को और विषय को समझता हो। क्योंकि मेरा लालच है कि हिंदी में आए चीज़ें, हिंदुस्तानी जबान में आए, अलग अलग भारतीय भाषाओं में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कॉल ले लिए और ली है एक प्रतिज्ञा कि त्रिपुरारी शरण जी के साथ किताब वाला का एपिसोड तो यहीं रुकता है। चूंकि उपन्यास पर बात थी तो कथानक ज़्यादा खोल नहीं सकते थे, पर हम इनके साथ विस्तार से बैठकी करेंगे और उसमें साहित्य, संगीत, सिनेमा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर विस्तार से बात करेंगे। सर हामी भर दीजिए दर्शकों के सामने। आएंगे आप बैठकी के लिए? हाँ, एकदम जरूर, मुझे कोई दिक्कत और तब पहले से आपको पता होगा कि कुरेद की हम संगीत पे और सिनेमा पूछने वाले हैं। हाँ। तो आप सूची लेके भी आ सकते हैं कि गुरु ये 20 फिल्में हैं। हाँ, वो तो आजकल कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन कंसल्ट करने की ज़रूरत है और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। संवाद का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा ताकि सहजता का बोध विकसित होता रहे और जिनमें नहीं है उनमें जन्मता रहे। किताब वाला के पीछे भी उद्देश्य यही है कि हम अपने रीते घट के साथ जाएं, क्योंकि रोज़ उलीच देते हैं जो कुछ भी भीतर है और ज्ञान से, विनयता के साथ उस घट को भरते रहें। और ऐसे में कोई भी अपने तजुर्बे साझा करे तो सबसे ज़्यादा होता है कृतज्ञता बोध। आपने ये किताब लिखी, खूब शुभकामनाएं। अपने तजुर्बे साझा किए, इसके लिए भी धन्यवाद। और ये उम्मीद भी, उसके लिए धन्यवाद सर। और ये उम्मीद भी कि आगे रचते रहेंगे। अब प्रशासनिक दबाव कम है और व्यस्तताएं और कम। वो तो निश्चित दबाव तो आपने खैर लिए नहीं, कुख्यात रहे आप बिहार में। प्रेशर नहीं लेते हैं पॉलिटिकल त्रिपुरारी शरण जी। गप गोष्ठी चलती रहेगी, आप देखते रहिए लल्लन टॉप।